हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, 18 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पहले उससे रिलेटेड कुछ अपन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट, जिसपे क्वेश्चंस बनेंगे, और फिर डिटेल एनालिसिस करते हैं अपन सारे न्यूज़ के। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? पीवी गंगाधरन पास्ड अवे। ठीक है, पीवी गंगाधरन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 80। 80 साल की उम्र के थे पीवी गंगाधरन, उनकी डेथ हो गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका किस में इनकी एक्सपर्टीज थी। तो अभी देखो, बात करें अपन, जैसे पीवी गंगाधरन है, वैसे ही अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, क्या नाम था उनका? MS स्वामीनाथन। ओके, इनकी डेथ हुई है, MS स्वामीनाथन की। इनकी डेथ हुई है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति से रिलेटेड है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जो हमारे देश के सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो मेन हेड वाले अवार्ड्स होते हैं वो इनको दिए गए हैं। कौन कौन से अवार्ड्स हैं हम इनको जो दिए गए हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग। बात करें तो इनको मिल चुका है पद्म श्री, पद्म भूषण, ओके, पद्म विभूषण। ये क्या है? किसी भी सिविलियन को यानी किसी भी नागरिक को जो सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है तो वो क्या होता है? पद्म विभूषण। ये भी इनको मिल चुका है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इनको और कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? फर्स्ट एवर फूड अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट एवर फूड अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनकी अभी अभी डेथ हो गई है। कितने साल के थे ये? 98 ईयर्स के। 98 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि आपसे क्या पूछा है। पीवी गंगाधरन कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? आपका आंसर क्या बनेगा? फिल्म प्रोड्यूसर। ठीक है, वो फिल्म निर्माता थे, फिल्म प्रोड्यूस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या थीम है, इस बार क्या थीम रखी गई है। ओके, हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड। ये इस स्थापना कब हुई थी, किस चीज़ के लिए ना, मीन्स कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसकी स्थापना की थी? तो वो है UN यानी कि यूनाइटेड नेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलके वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 16 अक्टूबर। ठीक है, तो इसीलिए वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं ऐसी चीज़ों से, तो उन सब के लिए फूड की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपका पूछा जा रहा है इस बार का थीम क्या है। तो इस बार का थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड। ये इस बार का क्या है? थीम है। किसका? वर्ल्ड फूड डे का। ओके, अगर हम बात करें तो जीरो हंगर, ये जीरो हंगर क्या है? तो जीरो हंगर भी वर्ल्ड फूड डे से ही रिलेटेड है। ये क्या है? टारगेट है। टारगेट है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सुनते हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सेकंड पार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फर्स्ट पार्ट है उसकी अकॉर्डिंग क्या है कि हमें ऐसी अपनी प्रोडक्शन करनी है, ऐसे हमें तरक्की करना है कि जो हमारा पिछला नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है, उनके लिए भी सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हो। तो वही SDG सेकंड का पार्ट क्या है? ये क्या बताता है कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। SDG सेकंड। आपका थीम क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे। आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कौन से दिन मनाया जाता है। ठीक है, रूरल वुमेन डे क्यों मनाया जाता है? इसलिए देखो क्या हुआ था कि UN
यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, इन्होंने जाना कि है ना रूरल जो वुमेन है यानी कि गाँवों में जो महिलाएं रह रही है उनका भी बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट के ऊपर। जो कंट्री का डेवलपमेंट है, वर्ल्ड का डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी रूरल वुमेन का बहुत ज़्यादा, यानी गाँव की जो महिलाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल निभाती हैं वो। तो इसी के इम्पोर्टेंस के लिए डे चुना गया, क्या है, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नितिन गडकरी हैज अप्रूव्ड 7 ब्रिज प्रोजेक्ट। कितने, 7 ब्रिज प्रोजेक्ट वर्थ आरएस 1100, ठीक है, 118 करोड़ .50 करोड़ अंडर द सेतु बंधन स्कीम। स्कीम का क्या नाम है, सेतु बंधन स्कीम, ठीक है। इन द फिस्कल ईयर 2023-24, फिनेंशियल ईयर 2023-24 में बात करते हैं, नितिन गडकरी ने क्या किया है, एक 7 ब्रिज प्रोजेक्ट है ना अनाउंस किया है। किसके अंतर्गत, सेतु स्कीम के अंतर्गत। नितिन गडकरी सबसे पहले है कौन, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है आपकी, ध्यान रखोगे, रोड ट्रांसपोर्ट, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये मिनिस्ट्री किनके पास है, नितिन गडकरी जी के पास। इन्होंने क्या किया है कि 7 ब्रिज वाला एक हाईवे बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, और उसके एस्टिमेट कितना रखा है, 118.5 करोड़ 50 करोड़, ये क्या है, इसका बजट रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे, अगर अपन बात करें तो ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, तो देखो ये कहाँ पे रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, यानी कि जो दूर दूर जो एरियाज़ है उनको भी कनेक्ट करना है। अरुणाचल प्रदेश जैसे हिली एरिया, एकदम रीजन, हाईली ईस्टर्न रीजन जो है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसको भी इंडिया से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है, वहाँ तक डेवलपमेंट पहुँचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which state has approved setting up an independent scheduled tribe commission in the state in the line of central government? ठीक है, कौन से स्टेट ने शेड्यूल ट्राइब कमीशन को अनुमति दे दी है? आपका आंसर क्या बनेगा, महाराष्ट्र। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के सीएम कौन है, इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे, ओके, चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे। यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम है, कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाएंगे। इस बार नए एक दूसरे डिप्टी सीएम इलेक्ट हुए हैं, कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, 2 के नहीं, जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उनका नाम आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू टीचर्स? ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस किसको देना है, टीचर्स, वाया टेस्ट। टेस्ट के थ्रू कौन से गवर्नमेंट ने बात की है, बात करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, बिहार, ठीक है। बिहार के सीएम कौन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार, ओके, नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर भी पूछा जाता है, ठीक है, राज्यपाल पूछ लिया जाता है आपसे, गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ कौन है, यहाँ के गवर्नर है। कौन सी राज्य सरकार टेस्ट के माध्यम से शिक्षकों के सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगी? शिक्षकों को कौन सा दर्जा दे रही है, सरकारी कर्मचारियों को, जो भी शिक्षक है उन सबको, बिहार गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? कौन सी कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई, ठीक है, जो जियो कन्वेंशन सेंटर एक तरीके से सबसे बड़ा बनाया गया है, ठीक है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि क्या, यहाँ बहुत बड़े बड़े जो है ना कंट्री लेवल की जो मीटिंग्स है वो यहाँ पे कंडक्ट कराए जा सकें। ओके, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर पीएम मोदी की बात करें तो मोदी जी ने अभी बहुत सारे ऐसी है ना चीज़ों का इनॉग्रेशन किया है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी एक हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ओके, हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पे उन्होंने ओपन किया है, ये है आपका ग्वालियर एमपी में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया है, वो स्पेशली जो फिजिकल चैलेंज पीपल है उनके लिए है। और अगर बात करें हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो ये इस बार 2nd टाइम इंडिया में कौन सी बार हो रहा है, इंडिया में इस बार दूसरी बार हो रहा है। इसके पहले कब हो चुका है, 1983 में, ओके, इससे पहले कब हो चुका है, 1983 में, जो 86th एडिशन था,
कौन सा एडिशन था? 86। आपसे पूछा जा रहा है इस बार कौन सा एडिशन है, तो इस बार कौन सा है? 141वां एडिशन है। 86th एडिशन भी इंडिया ने होस्ट किया था 1983 के अंदर। अगर हम बात करें यानी कि इसने टोटल कितने इंडिया ने कितनी बार होस्ट किया है? 2 बार। इंडिया ने 2 बार और क्या होस्ट किया है? एशियन गेम्स। ओके, एशियन गेम्स भी इंडिया ने 2 बार होस्ट किया है। कब कब? 1951 में, और एक और कब किया है? 1982 में। ठीक है, 2 बार होस्ट किया है। ये था जो फर्स्ट एडिशन था, और 1982 में 9th एडिशन था। ठीक है, इस बार कौन सा संस्करण रहा है? 141वां, 141st। नेक्स्ट चलो। Prime Minister Modi has recently inaugurated and led the foundation stone of various development project of 4200 करोड़ रुपीस इन विच स्टेट। 4200 करोड़ रुपए का एक बहुत सारे मल्टी प्रोजेक्ट्स है, उन सब का इन्होंने अनाउंस किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट में है। अगर मैं बात करूँ तो ये किससे रिलेटेड है? वाइब्रेंट विलेज से ही रिलेटेड है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट विलेज। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज क्या है? इसके अंतर्गत मोदी जी का सपना है, विजन है कि अपने जो दूर दूर एकदम बॉर्डर पे जो है ना गांव है, उनको भी डेवलपमेंट पहुंचाना, वहां तक डेवलपमेंट पहुंचाना, उसी का प्रोजेक्ट है। तो ये आपका कहाँ का बनेगा? उत्तराखंड का। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? उत्तराखंड। यहाँ पे 4200 करोड़ रुपए का क्या लग रहा है? पूरा प्रोजेक्ट बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, द 5th एंड द कंक्लूडिंग इवेंट ऑफ वुमेन एंड वाटर डायलॉग। क्या नाम है डायलॉग का? वुमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। कौन से सिटी में रहा है? कौन सा एडिशन है? पहले तो एडिशन देख लो, कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है। ठीक है, 5th एडिशन है। महिला एवं जल संवाद श्रृंखला का 5वां एवं समापन कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? कौन से? इसके पहले ये कितनी बार हो चुका है? तो ये 5वां है, यानी कि 4 बार पहले हो चुका होगा। 4 बार कहाँ कहाँ हो चुका है? वाराणसी में, कानपुर में, न्यू दिल्ली में, और ऋषिकेश में। ऋषिकेश के अंदर ये 4 जगह जो हो चुका है। तो यानी वाराणसी, न्यू दिल्ली, ये 2 ऑप्शन तो तुम हटा ही दो, बचा क्या? भुवनेश्वर और प्रयागराज, यहाँ कहीं होगा। अब एक और हिंट देती हूँ, ये किससे रिलेटेड है? ये जो आपका वुमेन डायलॉग है, वुमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज है, ये किससे रिलेटेड है? ये है, कब स्टार्ट हुआ था? गंगा उत्सव 2022। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट हुआ था। तो गंगा उत्सव से थोड़ा ध्यान में पता चलेगा कहाँ है? प्रयागराज। ओके, प्रयागराज में अभी 5th एडिशन रहा है इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बैटरी स्वैपिंग सोल्यूशन प्रोवाइड सन। ठीक है, SUN, ये क्या नाम है? सन मोबिलिटी हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू डिप्लॉय ओवर 16,000 EVs, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होता है ना, EVs इन द नेक्स्ट 12, अगले 12 महीने में 16,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को डिप्लॉय करने का किसके साथ मिलके सन मोबिलिटी ने किसके साथ साझा किया है इस चीज़ के लिए? आपका देखो सब टोटल कितने हैं? 16,000। 16,000 में से जो 15,000 है, ठीक है, 15,000 तो क्या रहेगा? 2 व्हीलर्स। ठीक है, 15,000 क्या रहेगा? 2 व्हीलर्स। साथ ही साथ बात करूं तो 1,000 क्या रहेगा? 1,000 क्या रहेगा? 3 व्हीलर्स। और ये किसके साथ मिलके किया है? तो ब्लू व्हील्स। ठीक है, ब्लू व्हील्स के साथ मिलके किया गया है। सन मोबिलिटी ने ब्लू व्हील्स के साथ 16,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का पार्टनरशिप किया है। चले, ओके, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अब उसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, ठीक है, कुछ डिटेल न्यूज़ जो एनालिसिस आपको देखना होगा, नेक्स्ट हम इसके ऊपर भी हम MCQs देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तब तक याद देखो, RBI इम्पोज 1 करोड़ पेनल्टी ऑन यूनियन बैंक। RBI क्या करती है? बीच बीच में पेनल्टीज लगा लेती है किन के ऊपर? जितने भी बैंक इंडिया में रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो RBI क्या है? फादर है। RBI प्रमुख है, सेंट्रल बैंक है। ये क्या करती है? इसने कुछ रेगुलेशंस बना रखे होंगे। RBI एक्ट
आरबीआई एक्ट किस अंतर्गत से आरबीआई स्टैब्लिश है? तो आरबीआई एक्ट 1935, ठीक है। आरबीआई एक्ट कौन सा है? 1935, ओके। तो जो इसके रेगुलेशन करती है, यानी कि इंडिया में जितने भी बैंक है उन सबको जो चालक है वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो ये कुछ रूल्स बनाती है। अगर जो जितने भी बैंक्स हैं वो रूल्स फॉलो नहीं करती, तब क्या होता है, उसमें पेनल्टीज़ लगाए जाते हैं। आपको भी, आप कोई रूल्स फॉलो ना करो, पनिशमेंट मिलता है, तो वैसे ही इनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाती है। तो बात करें किसके ऊपर लगाई गई है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, फॉर इट्स फेलियर टू एडहेयर टू द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, ठीक है। जैसे गाइडलाइंस, किसने? रेगुलेशन के गाइडलाइंस जैसे कि आरबीआई ने दिया है उसको फॉलो नहीं किया है। और लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, एडवांसेस, स्टैट्यूटरी और अदर रेस्ट्रिक्शन। तो किसके ऊपर? लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो कंपनी, बैंक जो लोन दे रही है उसके लिए भी आरबीआई ने कुछ रूल्स बना रखे होंगे। तो वो सारे रूल्स जो है उसको सही से फॉलो किसने नहीं किया है? यूनियन बैंक ने। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या कर दिया गया है? 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है यूबीआई के ऊपर। एमडी एंड सीईओ कौन है? मिस ए मानी मेघलाई, ठीक है। नाम क्या है? मिस ए मानी मेघलाई। हेडक्वार्टर कहाँ है यूबीआई का? हेडक्वार्टर बनेगा आपका मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। अगर बात करें, हमने अभी क्या देखा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1 करोड़ का पेनल्टी लगा है। साथ ही साथ 2 और ऐसे बैंक हैं जिनके ऊपर कुछ कुछ, उतना नहीं, 1 करोड़ का नहीं, पर कुछ अमाउंट का लगाया गया है। कौन सा बैंक? सबसे पहले तो आरबीएल की बात करूँ, एक निजी यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, और टोटल शायद 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि चेंज होता रहता है, कभी है कभी नहीं है। तो 21 आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक है और 12 आपके पास पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंक हैं। आरबीएल हैज़ बीन फाइंड एन अमाउंट ऑफ 64 लाख। इसके ऊपर आरबीएल के ऊपर कितने लाख का लगा है? 64 लाख रुपए का, फॉर इट्स फेलियर टू कंपाइल द आरबीआई रेगुलेटरी अप्रूवल। मीन्स वही आरबीआई ने जो रेगुलेशंस निकाले हैं, जो रूल्स निकाले हैं, उसको फॉलो नहीं किया गया है, इसीलिए आरबीएल के ऊपर भी लगाया गया है क्या? 64 लाख रुपए का पेनल्टी। नेक्स्ट चलते हैं, पुणे बेस्ड बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का नाम तो आप सबने सुना होगा। उसके ऊपर कितने लाख का लगाया है? 8.50 हज़ार, ठीक है, मीन्स 8.5 लाख का उसके ऊपर पेनल्टी लगाया है। इसने भी क्या है, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है, यानी कि जो रेगुलेशन के जो नियम थे उसको सही से फॉलो नहीं किए। किसने? बजाज फाइनेंस ने, इसलिए इसके ऊपर भी 8.5 लाख का पेनल्टी लगाया है। आरबीएल के ऊपर 64 लाख का लगाया। और साथ ही साथ हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर कितने का? 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। अब देखो आप, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना कंटिन्यू टू ग्रो, एडिंग 30,000 करोड़ टू टोटल बैलेंस इन H1, ठीक है। 30,000 करोड़ की और वैलिडिटी किसको मिल रही है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर द टोटल बैलेंस इन प्रधानमंत्री जनधन योजना इंक्रीज्ड बाय 30,000 करोड़। यानी जितने भी लोगों के खाते हैं किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, उनकी क्या, तो बैलेंस कितना बढ़ गया है? 30,000 करोड़। यानी और भी लोगों ने इसमें का अकाउंट्स ओपन कराए हैं, रीचिंग 2.05 लाख करोड़ एज अक्टूबर 4। और कितना हो गया फाइनली? कितना हो गया? 30,000 करोड़ बढ़ गए हैं। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया है? 2.05 लाख करोड़, ठीक है, 2.05 लाख करोड़ टोटल अमाउंट हो गया है, ओके। नेक्स्ट, किसमें? प्रधानमंत्री जनधन योजना में। द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज रोज बाय ओवर 3.5 करोड़ इन द लास्ट ईयर। कितने लोग नए जुड़े हैं इस स्कीम के अंतर्गत? तो कितने? 3.5 करोड़ लोग जुड़ गए हैं पिछले 1 साल के अंदर, ओके। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑपरेट 40 करोड़ अकाउंट। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि जो सरकारी बैंक है वो कितना? 40 करोड़ अकाउंट्स ऑपरेट करती है। कितना अकाउंट ऑपरेट करती है? 40 करोड़, ठीक है। 47 करोड़ से 50 करोड़ हो गया है। अभी ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है। तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी रोज वाइज 3.5 करोड़ बढ़ गया है। पहले 47 था और अब 50 हो गया है। ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी कितना बढ़ गया है, वो पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है आपसे कि अभी कितना है। तो अभी 50.63 करोड़ अभी है, ओके। नेक्स्ट,
इसरो, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, अभी इसके चेयरमैन है एम सोमनाथ, ठीक है, एम सोमनाथ, ओके। इससे पहले कौन थे, के सिवान। अब मुझे बस हेडक्वार्टर बता देना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलो चलते हैं। नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे उसी दिन तय हो गया था, देखो, जिस दिन चंद्रयान लैंड हुआ था। चंद्रयान लैंड कब हुआ था, 23 अगस्त को, ठीक है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, कहाँ पे, मून के साउथ पोल के अंदर। तो उसी टाइम डिक्लेयर हो गया था कि हम 23 अगस्त को एज ए नेशनल स्पेस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो अब फाइनली उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि अब अगले साल से इसी दिन बनाया जाएगा, सब कुछ तय है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डेजिग्नेटेड अगस्त 23 एज अ नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ओके। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में नामित किया है, यानी कि अब ये चीज़ फाइनल हो गई है टू सेलिब्रेट द रिमार्केबल सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। हम सबको पता है चंद्रयान का लैंडर ने लैंड कर लिया था साउथ पोल पे, कब, 23 अगस्त को। इसलिए इसको नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम मनाएंगे। अगला इसरो से ही रिलेटेड एक और न्यूज है आपके पास। ये न्यूज़ क्या है, देखो, स्पेस ऑन व्हील्स, ठीक है, स्पेस ऑन व्हील्स। द प्रोग्राम्स गोल्स इज टू एजुकेट स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट अबाउट, किसके लिए, इसरो के लिए, एक्टिविस्ट एंड इंडिया स्पेस मिशन, ठीक है। इंडिया के क्या क्या स्पेस मिशन रहे हैं, स्पेस में क्या क्या होता है, या इसरो ने अब तक क्या क्या किया है, इसरो ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुँची है, इसरो के साइंटिस्ट के बारे में क्या क्या नई नई चीज़ें खोज रही है, जितने भी चंद्रयान मिशन रहे हैं, हर एक मिशन के बारे में, यानी कि जैसे आदित्य रहा है, तो ऐसे मिशंस के बारे में किनको एजुकेट करना है, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एजुकेट करने के लिए ये मिशन चलाया गया। एक बस है, ठीक है, बहुत बड़ी सी एक बस है, उसके ऊपर, उसके अंदर सारे, देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे किड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल के टीचर्स और होंगे, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा मिशन है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अर्थ घूमता है, रिवॉल्यूशन होता है, कहाँ से हमारा सन, अगर आदित्य L1 की बात करूँ तो वो कैसे नज़र रख रहा है, ऐसी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। नाम क्या आपके मिशन का, स्पेस ऑन व्हील्स, ओके। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम यूज इज़ अ मोबाइल बस, कैसी है, एक बस है जो कि चलती रहेगी, ऐसी नहीं एक जगह खड़ी है, कभी यहाँ कभी दूसरे एरिया में, कभी तो जिस एरिया में रहेगा उस एरिया के स्टूडेंट्स आकर उसके अंदर जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। टू ट्रैवल द डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट, स्टेट के अलग अलग एरियाज के अंदर ट्रैवल करेगा। द बस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इसरो, ठीक है, इसरो ने क्या क्या अचीवमेंट्स, यानी अभी तक इसरो ने क्या क्या चीज़ें कर ली है, उन सब के बारे में, एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस साइंस, और साइंस, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उन सब के बारे में इस स्पेस ऑन व्हील्स जो आपका मिशन है, ठीक है, या स्पेस ऑन व्हील्स जो ये प्रोग्राम चल रहा है, यानी बस चल रही है जिसके अंदर, तो ये हर एक चीज़ इसरो से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा। द स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड आफ्टर बीभा, ठीक है, क्या नाम है, बीभा साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया है किसके साथ, इसरो के साथ। बीभा और इसरो ने MOU साइन किया है ऑन जनवरी 24, 2023 को, ओके, 2023 जनवरी में ये साइन हो गया था। द प्रोग्राम वॉज अनवील्ड इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग से, कहाँ से हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से ये लॉन्च हुआ है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक और है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी न्यूज़ है जो आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेस ऑन व्हील्स था, ठीक है, अभी देखो इधर, ये देखो, यहाँ पे आपके स्पेस ऑन व्हील्स था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका क्या है, नेशनल स्पेस डे, ये इंपॉर्टेंट है। 2 न्यूज आज हमारा इसरो से रह गया है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 1 नेशन 1 स्टूडेंट 1 ID कार्ड, अभी क्या सुन रहे थे हम, 1 नेशन 1 इलेक्शन, है ना, वैसा ही 1 नेशन 1 स्टूडेंट 1 ID कार्ड, यानी एक ही ID कार्ड चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। द अपार ID, और देखो अपार का फुल फॉर्म याद करना, ऐसा पूछा जा सकता है कि जो अपार एक ID कार्ड 1 नेशन 1
वन नेशन वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड से रिलेटेड जो अपार है उसमें पी का मतलब क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म में। तो पी से फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट। पी का मतलब क्या हो जाएगा, परमानेंट। ओके, पूरा डिस्कस करते हैं। अपार आईडी और इसका पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक आईडी कार्ड होगा, नंबर फॉर स्टूडेंट्स इन बोथ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया। जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको मिलेगा ये अपार आईडी कार्ड, ठीक है। उसमें ये एक यूनिक नंबर होगा, जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, सबका एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ हमारा होता है, तो वैसा ही इस आईडी कार्ड में भी होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर तो बंद कर दिया गया, किसी की आईडी कार्ड है ऐसे थोड़ी दिखा देंगे, ऐसा ही कार्ड रहेगा बस आपका, ठीक है। द अपार आईडी एम्स टू डिजिटलाइज सेंट्रलाइज एकेडमिक डेटा। क्या करेगा इससे, पूरे इंडिया, जैसे अभी आधार कार्ड से पूरे इंडिया का डेटा एक जगह यूडीआई के ऊपर पास में पड़ा रहता है, वैसे ही जो अपार आईडी कार्ड, इसमें भी पूरे कंट्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका डेटा एक जगह एकत्रित रहेगा, चीज़ें एक्सेस करना इजी रहेगी। इसके अंदर किस चीज़ों के बारे में रहेगा, डिग्री, जो स्टूडेंट है वो कौन सा डिग्री कर रहा है उसको कौन कौन से स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, उसको रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। अगर उसकी एकेडमिक्स अच्छी रही है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा और बाकी अलग अलग क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इश्यूड लेटर टू ऑल द स्टेट्स आस्किंग देम टू ऑब्टेन द कॉन्सेंट ऑफ द पेरेंट टू ऑल द स्कूल्स अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन किसके पास है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। इन्होंने क्या कहा है, हर एक स्टेट को कहा है कि आप जो भी पेरेंट्स हैं उनसे बात करें और सारी डिटेल्स आप एक बार इकट्ठा करें, ताकि सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वन नेशन वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड वाला जो है सबको ये आईडी कार्ड दिया जा सके। ओके, नेक्स्ट एक और बहुत अच्छा न्यूज़ है आपके पास। जो भीमराव अम्बेडकर हैं, हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी क्या एक बहुत बड़ी मूर्ति, ओके, बहुत बड़ी एक मूर्ति कहाँ, इंडिया के बाहर अनवील की गई है। इंडिया के बाहर एक मूर्ति लगाई गई है। तो आपसे ये क्या है कि वो कहाँ लगाई गई, बहुत ईजी सा है, कहाँ लगाई गई है, अमेरिका में, ठीक है, यूएस के अंदर लगाई गई है, और वॉशिंगटन, वहाँ जो यूएस का जो कैपिटल है वॉशिंगटन में। कितने फीट की है, 19 फीट लंबी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है, कहाँ है, मैरीलैंड वॉशिंगटन में, ओके, मैरीलैंड वॉशिंगटन यूएस, ठीक है, यहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई है। ड्यूरिंग दिस इवेंट देयर वर चैंट्स ऑफ जय भीम, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की है, लोगों ने जय भीम के नारे लगाए हैं। और टोटल 500 इंडियन अमेरिकन्स, टोटल 500 जो इंडियन अमेरिकन्स थे वो भी वहाँ इकट्ठे हुए थे इस इवेंट के लिए। द इवेंट वॉज एन एविडेंट टू द ग्लोबल रेफरेंस फॉर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करने में, तो इसके बारे में भी बताया जाने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, द विलेज ऑफ नवन पिंड सरदारन इन गुरुदासपुर, ठीक है, पिंड सरदारन इन गुरुदासपुर, ये जो एक क्या है विलेज है जिसको क्या मिला है, बेस्ट विलेज, ठीक है, टूरिस्ट के हिसाब से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। इतना ही आपको याद रखना है, कौन से विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का अवार्ड मिला है, कौन सा, द विलेज ऑफ नवाना। नवाना का एक विलेज है पिंड सरदारन गुरुदासपुर, ठीक है, पिंड सरदारन गुरुदासपुर, यहाँ ये विलेज है, इसको क्या बेस्ट विलेज, जो टूरिज्म के हिसाब से बेस्ट विलेज है उसका अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं हम, द विलेज वॉज सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड, किस लिए ये विलेज को अवार्ड मिला है, फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग पंजाब कल्चर एंड हेरिटेज। यहाँ आप इमेज में देखो, ये देखो पूरा पंजाब का कल्चर, यहाँ देखो मछिया लगा हुआ है, या पूरा पुराने जमाने गांव जैसा दिख रहा है, तो इसी कल्चर को इन्होंने बचा के रखा है, इसके लिए इस गांव को सेलेक्ट किया गया है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म, टूरिज्म के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो मीनिंग है वो अच्छे से आप समझ चुके हैं, क्या होता है, हम आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोचते हैं, उनको भी प्रॉपर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, उस बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। एक और क्या है, टेकिंग अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज,
बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इस गांव ने कि पंजाब का जो कल्चर है उसको बचा के रखे हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। ये 3 जो फैक्टर्स थे, इसके लिए इस जो गुरुदासपुर का जो ये गांव है, इसको क्या मिला है? बेस्ट गांव मिला है टूरिज्म के हिसाब से, बेस्ट गांव टूरिज्म अवार्ड। यहाँ देखो एक न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है। यानी कि जो पहला 3D प्रिंटिंग जो एक बंगलो समझो, ठीक है, एक बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है कितने दिन में? सिर्फ 28 दिन में। केरला's फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग इन 28 दिन, ठीक है, 28 दिन में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है। लगभग अगर बात करें तो 3 गुना 4 गुना पहले, लगभग 3-4 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैनुअल तरीके से वर्क किया जाए तो, पर ये 28 दिन में हो गया है। केरला's फर्स्ट 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग, क्या नाम है इसका? अमेज 28। अमेजिंग है, वाह, ठीक है। और 28 यानी 28 दिन में, तो याद रखना 28 दिन में हुआ है। कितना? 380 स्क्वायर फीट एरिया का है। घर कैसा है? 380 स्क्वायर फीट एरिया का है। यहाँ पे आप देखो ऐसी दिखती है ये बिल्डिंग। इसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी है। ओके, 1 रूम समर हाउस लोकेटेड इन द केरला स्टेट निर्मित, ठीक है, निर्मित केंद्र जो केरला में है वहाँ पे है। और ये कैंपस है कहाँ? तिरुवनंतपुरम के अंदर। द बिल्डिंग वॉज इनोग्रेटेड ऑन October 10 to 3 बाय मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, कौन से मिनिस्टर से? रेवेन्यू मिनिस्टर जो के राजन है, उन्होंने इस बिल्डिंग का इनोग्रेशन किया है। कब किया है? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को इस बिल्डिंग का इनोग्रेशन किया गया है, ठीक है। 3D बिल्डिंग है, 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है। अमेज 28 इसका नाम है, इतना याद रखना है आपको। कहाँ है? केरला के अंदर। द बिल्डिंग वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ तवास्ता, अ कंस्ट्रक्शन टेक स्टार्टअप, ठीक है। क्या नाम याद रखोगे? तवास्ता। ये भी पूछा जा सकता है किसने बनाया है इस बिल्डिंग को, तो किसने बनाया है? तवास्ता कंस्ट्रक्शन टेक स्टार्टअप बेस्ड इन चेन्नई। चेन्नई का एक स्टार्टअप कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी है जिन्होंने जस्ट कंपनी बनाया है। तवास्ता वॉज फाउंडेड बाय IIT मद्रास। IIT मद्रास में जो एल्यूमनी थे, यानी IIT मद्रास का कोई स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट, उसने बनाया है ये तवास्ता कंपनी, उसकी ये कंपनी है और उन्होंने ही ये 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है। ओके, एक और PM मोदी, हमारे नवरात्रि चल रहे हैं अब हम सबके। ओके, नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि यानी गरबा डांडिया करना। तो अभी एक नया जो सॉन्ग है वो लॉन्च हुआ है। क्या नाम है? PM नरेंद्र मोदी रिलीज न्यू गरबा सॉन्ग। क्या नाम है? माड़ी, ठीक है। सॉन्ग का क्या नाम है? माड़ी। किन्होंने रिलीज किया है? PM मोदी जी ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पेन डाउन अ गरबा सॉन्ग। क्या है गरबा सॉन्ग का नाम? टाइटल माड़ी। और इसको कंपोज किन्होंने किया है? तो किन्होंने किया है? मनमीत सिंह ने और हरमीत सिंह ने, यानी क्या याद रखोगे? मीत ब्रदर्स, ठीक है। जो मीत ब्रदर्स है उन्होंने इस गाने को क्या किया है? कंपोज किया है। और अनवील किन्होंने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो होप आपको जो आज का जो सेशन था अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारे न्यूज़ कवर किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, तो अच्छा लगा हो। कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब देखो SSC अगर आपका सपना है, SSC सेंट्रल लेवल पे जॉब लेना आपका सपना है, तो उसके लिए पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच लेकर आती है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, GK, मैथ, इन सब से रिलेटेड सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज मिल जाते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ SSC जितनी भी एग्जाम्स करवाती है, जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GD और दिल्ली पुलिस, इन सब से रिलेटेड आपको 1000 से ज़्यादा, ओके, 1000+ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के बेस्ड ही आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, क्या करना है? सिर्फ पेगासस करियर एकेडमी का आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। वहाँ पे जाकर आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें भी जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है। ओके, तो होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।